आंटी, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना डिनर करने, अविनाश ने कहा। नव्या भी मरियम को देख रही थी। हाँ आंटी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? उसने भी पूछा। अरे पहले तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी, मरियम ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। अरे, इतना सब कुछ आपने बनाया है तो आप लास्ट में क्यों खाएंगी? आइए बैठिए, नव्या ने कहा। कहीं ना कहीं उसने सेंस कर लिया था कि मरियम क्या सोच रही थी। सब जिद कर रहे थे लेकिन मरियम अब भी पीछे खड़ी थी। तभी आरव ने जोर से कहा, दादी जल्दी आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, कितना कंट्रोल करूं मैं? मेरे बच्चे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लो, मैं आ गई। तो चलो शुरू करें डिनर, मरियम ने बैठकर कहा, जिसके बाद सभी ने मिलकर डिनर शुरू किया। डिनर के बाद आरव अपने प्ले रूम में चला गया। आज उसने नव्या को रोज की तरह बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। नव्या अकेले ऊपर वाले लिविंग रूम में बैठी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जॉब जाने ही वाली है, इसलिए उसने नई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी। तभी वहां से अविनाश गुजरा। उसने देखा कि नव्या परेशान होकर लैपटॉप चला रही है। वो उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कहकर अविनाश उसके पास बैठ गया। नव्या थोड़ी ऑकवर्ड जरूर हो रही थी, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो उसके बारे में पूछ रहा था। नथिंग, जस्ट न्यू जॉब थिंग्स, नव्या ने कहा। अविनाश जानता था कि नव्या की परेशानी की वजह क्या है। तभी नव्या ने उसे सब कुछ बताया कि उसके ऑफिस में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। आई मीन देखो ना, मैंने कंपनी ज्वाइन की और ये सब, नव्या ने कहा। वो भले ही अपनी घबराहट और चिंता छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अविनाश को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रीस्ट्रक्चर करना कंपनी की ज़रूरत हो सकता है ये करने से उन्हें फ़ायदा हो और एम्प्लॉयज़ को भी। अविनाश ने नव्या को समझाने की कोशिश की। सारी गलती उस बॉस की है जो इस कंपनी को चला रहा था। लोगों ने बताया मुझे कि कैसे उसके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आज कंपनी की ये हालत है। और सच में अगर मुझे पता होता ना कि मेरी जॉब सिर्फ 2 दिन के लिए रहने वाली है, तो मैं कभी ज्वाइन ही नहीं करती। नव्या की फ्रस्ट्रेशन उसकी बातों से साफ सुनाई दे रही थी। एनीवेज, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ। यहाँ विशाल आहूजा अपने अलग बंगले के कमरे में था। जिस तरह से पावर धीरे धीरे उसके हाथ से जा रही थी, उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया था। ये सुनते ही हेमंत उठकर खड़ा हुआ और भागता हुआ विशाल के कमरे में चला गया। जिस तरह से विशाल गुस्से से हाँफ रहा था और चिल्ला रहा था, उसकी हालत देखकर हेमंत घबरा गया। विशाल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? हेमंत ने घबरा कर पूछा। डैड वहीं रुक जाइए, अंदर मत आइए, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। अरे पर ये किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? डैड, उस अविनाश की हरकतों को मैं कैसे भूल जाऊं? उसने मुझसे बिना पूछे मेरी ही कंपनी के इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। विशाल, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम भी जानते हो कि ये सब कुछ तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि बिजनेस को इतने हल्के में मत लो। अरे हम घर वालों ने मिलकर अविनाश से बात की थी और तुम्हें ये कंपनी सौंपी थी, पर तुमने क्या किया? अपनी अय्याशी और मौज के चक्कर में तुमने। हेमंत चाहकर भी विशाल से झूठ नहीं बोल पा रहा था। डैड, आपको भी सिर्फ मेरी ही गलती दिखाई देती है। आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि वो अविनाश सीईओ बना बैठा है और बाकी सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? फिर चाहे उसके घर वाले ही क्यों ना हो, वो हर किसी को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, विशाल ने कहा। उसने इतनी पी रखी थी कि सीधे खड़े होने में भी उसके पैर लड़खड़ा रहे थे।
हेमंत ने आकर विशाल का हाथ पकड़ा। विशाल, बहुत पी रखी है तुमने। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। अविनाश तुम्हारा भाई है और इस कंपनी का सीईओ उसे दादू ने बनाया है। तुम एक बार ईमानदारी से ये बिजनेस संभाल लो, फिर मैं खुद दादू से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की बात करूंगा। हेमंत ने कहा। राजवीर आहूजा घर के सबसे बड़े सदस्य और अविनाश और विशाल के दादू थे। कंपनी और घर से जुड़े बड़े मुद्दों पर दादू ही फैसला लेते थे। दादू कुछ नहीं करेंगे। दादू को सिर्फ अविनाश नजर आता है, मैं नहीं। वो हमेशा से बायस्ड थे और बायस्ड ही रहेंगे। विशाल ने गुस्से में कहा। विशाल, होश में आओ। काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने ये मौका भी गवा दिया तो सच में तुम अविनाश के गुलाम बनकर रह जाओगे और फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हेमंत ने समझाया। अगली सुबह उठकर फिर से नव्या ने नई जॉब की तलाश शुरू कर दी। तभी उसे एक ऐसा मेल आया जिसे देखकर वो एक बार फिर से दंग रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।